बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। यकम जुलाई और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले कमालिया से खबर, जहां पर इफ्तिखार जट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। हर आंख अशकबार थी क्योंकि बहुत ही खूबरू सेहतमंद ये नौजवान, इनको 9 मई के मुकदमात में झूठे तरीके से पहले फंसाया गया। उसके बाद बदतरीन तशद्दुद, मजालम और ऐसे हालात के अंदर रखा गया कि इन समेत कई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो मुजी अमराज में मुब्तला हो गए। अभी तक 6 वर्कर्स हेपेटाइटिस से जाँ बहक हो चुके हैं। ये सिर्फ मैं हेपेटाइटिस की बात कर रहा हूँ। ये एक मर्ज है जिससे अभी तक 6 वर्कर्स हमारे जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। इफ्तिखार या दूसरे तमाम वर्कर्स जिनको मैं ये कहूँगा कि कत्ल किया गया और इस रजीम ने किया, ऐसे बदतरीन हालात के अंदर रखा गया, उनको ऐसा ट्रीटमेंट दिया गया, ऐसा तशद्दुद किया गया, ऐसे गंदा पानी पिलाया गया और ऐसी सिचुएशन के अंदर उन्हें फोर्स किया गया रहने के लिए कि वो बेचारे ऐसे मोजी मर्ज में मुब्तला हुए और फिर उनका मुनासिब जेल के अंदर इलाज भी ना करवाया गया। इफ्तिखार जट जब बहुत शदीद अलील थे और अदालत बार बार उनको बुलाती थी मुकदमा और ट्रायल फेस करने के लिए, तो उनके वकील ने बताया कि वो बिस्तरे मर्ग पर हैं और जज साहब इस कदर बेशर्म थे कि उन्होंने कहा कि अगर वो हाजिर ना हुए तो मैं उनकी ज़मानत खारिज कर दूंगा। बिस्तरे मर्ग से उठाकर उन्हें लाया गया, अदालत के अंदर पेश करवाया गया और अदालत में जज साहब ने 5 घंटे वहाँ पर इफ्तिखार जट मरहूम को इंतज़ार करवाया। आइए मेरे साथ मिलके इन जज साहब को लानत पहुंचाइए, क्योंकि ऐसे लोगों को एक तो ऊपर अल्लाह देखेगा, ज़मीनी कानून तो इनके लिए रह नहीं गया क्योंकि वहाँ पर तो ये फील्ड मार्शल साहब की ज़ेर साया है तो इनको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आखिरत में तो जाहिर है पूछा जाएगा। तो आइए मेरे साथ मिलकर इन पर लानत बेशुमार भेजिए और इनके ख़ानदान को भी चलें लानत ना लेकिन मलामत ज़रूर भेजिए, जो इस तरह के बेशर्मों को घर जाने पर पूछते रहीं कि आप लोगों के साथ किस तरह का जुल्म करते हैं। इफ्तिखार जट की ये छोटी नन्ही बेटी जो उसके कंधों पर सवार है, ये पुरानी तस्वीर है, जाहिर है 9 मई में फंसने से पहले ये बच्ची अभी भी बहुत छोटी है, बिलक रही थी कल जब जनाजे के ऊपर इनको दफन किया गया। पूरा इलाका अशबार था। जाहिर है ये वो ज़ख्म है जो लोग नहीं भूल सकेंगे, ये वो नफ़रतें हैं जो लोगों की रगों के अंदर दौड़ाई जा रही हैं और फिर कल को कहा जाएगा कि लोग हमें इतना नापसंद करते हैं। ऐसा जुल्म आपको पता है कि दुश्मन मुल्क भी लोगों के साथ नहीं करते। अगर हम तारीख पढ़ें तो ये पता चलता है कि जब जापान के जो कैंप्स थे जिसमें उन्होंने बरतानिया की फ़ौजों को पकड़ा था, इस तरह के हालात में वहाँ रखा गया था। शायद 1971 में जब हमारे फ़ौजियों को गिरफ्तार किया था, पकड़ा था, सरेंडर करवाया था, तो शायद हिंदुस्तान ने ऐसे हालात में रखा हो या ना रखा हो, मुझे नहीं पता, रखा होगा। दुश्मन मुल्क तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन अपने मुल्क में इस तरह का ट्रीटमेंट समझ से बाहर है। ये 6ठे नौजवान हैं जिनके साथ ये किया गया है। जाहिर है इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए और एक दिन तो होगी, अगर आज नहीं तो कल होगी। हर आंख और दिल अशकबार है इसके ऊपर और कल हमारे तमाम जो वर्कर्स जो पहले जेल में रहे हैं उनका मैं खसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उन अनसंग हीरोज़ का जो हॉस्पिटल में इनके साथ रहे, इनकी डेड बॉडी रिसीव की, घर तक पहुंचाई, तदफीन और तमाम चीज़ों में इमरान खान के हकीकी नुमाइंदे बन के वहाँ इनके साथ साथ रहे। यहाँ पर मैं ये सवाल भी पूछूंगा कि क्या कल इनके जनाजे में लीडरशिप में से कोई भी शामिल था? अगर कोई शामिल था तो मेरी सताइश मेरे सामने अभी तक नहीं आया। मैं अगले व्लॉग में आपके सामने रखूंगा कि क्या जनाजे में लीडरशिप की तरफ से कोई गया। अभी तक मेरे सामने कोई ऐसी तस्वीर नहीं आई। इसलिए लीडरशिप को भी सोचने की जरूरत है कि ये वो वर्कर जो जान दे रहे हैं इमरान खान के नाम पर, और ये जान दे रहे हैं और इनके अहले खाना ने इमरान खान के नाम पर आपको वोट दिया, तो क्या हमारी लीडरशिप की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि इस जनाजे पर शिरकत करते? ऐसा नहीं है कि पता नहीं चला था, इनके इंतकाल के फौरन बाद पता चल गया था। अब कौन कौन इसका जिम्मेदार है? जाहिर है जो मुतलका लीडरशिप है, पहले तो ग्राउंड लेवल पर और फिर सूबाई लेवल पर और फिर ज़िलाई लेवल पर उन तमाम लोगों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। बहरहाल इसके ऊपर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। फिलहाल अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, बहुत सारी दुआओं के साथ, इनके घर वालों के साथ। जैसे हमारे कल याद कीजिए 13 फौजी एहलकार हमारे शहीद हुए थे और हमारा दिलो जान रोया था और हमने कहा था कि उनके घर वालों के साथ हमारी पूरी हमदर्दियाँ भी हैं, तहसीन भी है और उनका एहसान भी है। इसी तरीके से ये भी हमारा शहीद है, इसे भी जालिम ने जुल्म करते हुए इस मजलूम को जो है शहीद किया है। इनके ख़ानदान के साथ भी हम सबकी दुआएं हैं, तहसीन है, इनके ख़ानदान का एहसान है और हम सब इनके साथ खड़े हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ के 26 मुअत्तल होने वाले मेंबरान का पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज। बहुत खूब, यही चाहता था मैं ये नहीं चाहता था कि मेंबरान हमारे मुअत्तल हों, लेकिन मैं ये चाहता था कि एहतजाज हो। तो ये नज़र आया कि जो हमारे मेंबरान मुअत्तल हुए हैं वो अब असम्बली के बाहर असम्बली लगाएंगे। तो फिर मेरी तो दुआ है कि हमारे सारे ही मेंबरान मुअत्तल हो जाएं। ऐसा हरगिज़ नहीं कि मैं दिल से चाहता हूँ, अज़रा तफन्नन कह रहा हूँ कि हो जाएंगे तो चलें असम्बली तो बाहर लगना शुरू होगी। आई अंडरस्टैंड के अंदर एयर कंडीशन होगा, अंदर बाहर बहुत गर्मी होगी, लेकिन वो तो गर्मी इमरान खान साहब के सेल में भी है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये बहुत उम्दा काम हुआ है। हर
क्राइसिस में से एक अपॉर्चुनिटी निकलती है और मेरे ख्याल में ये बहुत उम्दा अपॉर्चुनिटी है। ये जो 26 लोगों को सस्पेंड किया गया है, कम से कम इनको हर रोज बाहर एहतजाज करना चाहिए और जो हमारे मेंबर अपोजिशन जो हमारे लीडर हैं उनको पार्लियामेंट के सामने अपना अलग से इजलास कॉल करना चाहिए, वहां तकारीर करनी चाहिए, वहां से अपनी शेयरिंग करनी चाहिए। रोज अलामती बेशक 10 मिनट की एक वॉक करें, एक अलामती वॉक करें असेंबली के सामने, एक एक्टिविटी जनरेट करें वहां पर जो हो सकती है। और आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है पंजाब गवर्नमेंट ने खुद आपके 26 मेंबरान को मुअत्तल करके। इसमें आपके कुछ स्टैंडिंग कमेटीज के जो चेयरमैन हैं उनको भी हटाया गया 4 को। मैं उम्मीद करता हूं कि जब इन समेत अगले लोग हट जाएंगे स्टैंडिंग कमेटी से तो वो भी मिलकर एहतजाज करेंगे। ये बहुत उम्दा काम है जो हो रहा है, इसमें वर्कर्स को भी शामिल होना चाहिए और हर रोज असेंबली के सामने एक एहतजाज का समा जो है वो बनाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो इस जो क्राइसिस है इसमें से ये अपॉर्चुनिटी निकलते हुए नजर आ रही है। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, जहां पर एक नया क्राइसिस खड़ा हो गया है। जो मखसूस नशिस्तें छीनने का फैसला किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, एक बहुत ही बदनमा और भद्दा फैसला, आप सबको पता है। उस फैसले के बाद अब एक नया क्राइसिस सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ है और वो ये कि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी उन्होंने गैर आईनी फैसले पर अभी तक दस्तखत नहीं किए और दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। ये कहना है मतियुल्लाह जान साहब का, जो कोर्ट को रिपोर्ट करते हैं और कोर्ट से रिलेटेड रिपोर्टिंग और अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि जब तक तमाम जजेस के दस्तखत ना हो तो फैसला ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तस्लीम नहीं होता। बहुत ही उम्दा मूव है जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब की। जस्टिस आयशा मलिक वो दबंग दिलेर जज हैं। एक तो वो पाकिस्तान की पहली खातून जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी। उसके अलावा उन पर तमाम प्रेशर और उनकी हर तरह की कैरेक्टर असैसिनेशन से लेके हर तरह से उन्हें बुली करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने दूसरे तमाम जजेस से ज़्यादा बड़ा कद काठ और बहादुरी दिखाई। एटलीस्ट जस्टिस मंदोखेल साहब और हमारे दूसरे जो मोहतरम थे उनसे ज़्यादा तगड़ी रहीं, खड़ी हुई और मुकाबला किया और अभी तक मुकाबला कर रहे हैं। कुछ बीच में जो शरीफ और नफ्स जज थे जो आम शख्स को तो सजाएं देने में बहुत तेज़ थे, लेकिन जब खुद पे प्रेशर आया तो वो साइड पे हो गए। उनकी तरह जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने सरेंडर करना नहीं सीखा बल्कि दबाकर मुकाबला किया। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर इससे भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की खबर है ये अभी और डेवलप होगी, जैसे जैसे होगी इसकी अपडेट जो है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगली खबर जरा सुनिए। साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मल हुसैन 1 खरब 50 अरब की करप्शन करके बैरून मुल्क मुकीम और नैब की पेशी पर पेश होने से इनकार कर रहे हैं। ये रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद नवाज खान। मोहम्मद नवाज खान ने रिपोर्ट किया है कि साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मल हुसैन साहब ने 1 खरब 50 अरब की करप्शन करके वो बैरून मुल्क चले गए हैं। नैब उन्हें बुला रही है और वो नैब के सामने नहीं आ रहे। यहां पर आपको याद होना चाहिए कि नैब के जो चेयरमैन हैं वो भी एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं। जी हाँ, नज़ीर साहब जो है वो वहाँ पर नैब के चेयरमैन हैं। तो एक पंजाबी की मिसाल है, सपनू सप लड़े वे स्किनू चढ़े। सो अब देखते हैं कि कौन जीता है दोनों में। एक तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मल हुसैन साहब हैं जो 1 खरब 50 अरब की करप्शन का इल्ज़ाम लग रहा है उन पर, मोहम्मद नवाज खान साहब रिपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जैसे मैंने आपको कहा कि नज़ीर साहब हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, रिटायर्ड हैं, नैब के हेड हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इन्हें बुलाना होता तो फिर बुला लिया गया होता। इनका वही अंजाम होगा जो इससे पहले जनरल साहबान का हुआ है। ये मुल्क से बाहर आराम से रहेंगे और इन्हें जो पिछली दफ़ा पेशी पे इन्हें बुलाया गया था इन्होंने इनकार कर दिया था और इन्होंने कहा था कि मैं ऐसी किसी पेशी पर नहीं आऊँगा। कहना भी बनता है, वो कौन से शूदर हैं, वो ब्राह्मण हैं और उनका यही कहना बनता है। ये सारा काम तो दूसरे लोगों के लिए है, जनरल साहबान के लिए जाहिर है ऐसी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी काबिल कबूल उन पर होनी नहीं चाहिए। आगे इसी से रिलेटेड खबर है और वो सुहेल वड़ाइच साहब का नया कॉलम है जो उन्होंने बुशरा बीबी पर हमला आवर होकर लिखा है। समझ से बाहर है। सुहेल वड़ाइच साहब जो अपने आप को मुतदिल मिजाज जर्नलिस्ट कहते थे और अक्सर टीवी एक्ट्रेसेस और मॉडल्स और उनके बाथरूम्स और स्विमिंग पूल्स के ऊपर बैठकर इंटरव्यूज़ करते थे। यहाँ तक तो बात समझ आती थी, लेकिन एक मुल्क के सबसे बड़े सियासी लीडर की बीवी पर बार बार ज़ाती हमले कर रहे हैं। ये उनका चौथा, पाँचवां या शायद छठा कॉलम है जो बहुत ही पर्सनल लेवल के अटैक्स वो बुशरा बीबी के ऊपर कर रहे हैं। समझ से बाहर है कि सुहेल वड़ाइच साहब इसे किस तरह की सहाफ़त के अंदर वो इसे रखना चाहते हैं और कल को जब ये हालात बदल जाएंगे तो फिर इन्होंने कहना है कि मैं तो सबके खिलाफ ऐसा लिखता था, मैं तो सबके साथ ऐसा करता था। समझ से बाहर है कि सुहेल वड़ाइच साहब इतनी दूर क्यों निकल रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि उनके मोहसिन नकवी साहब के साथ बहुत करीबी याराना है, लेकिन उसमें इमरान खान की ज़ौजा के ऊपर इतने रकीक हमले करना, बार बार ज़ाती हमले करना, ये समझ से बाहर है। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि बुशरा बीबी जो है वो पाकिस्तान के जनरल साहबान पर जादू कर देती थी और जो जनरल साहबान इमरान खान को मिलने जाते थे उनका गिला ये था और वो कह रहे हैं कि
कि जनरल बाजवा ने उन्हें खुद बताया कि बुशरा बीबी उन पर जादू कर देती थी। मेरा ख्याल जनरल साहब की जो अरबों रुपए की जायदाद रातों रात निकली थी और जिसमें अहमद नूरानी ने स्टोरी की थी, उसका मेरा ख्याल जनरल साहब ने इनको नहीं बताया, और ये नहीं बताया होगा कि वो कौन से जिन थे जिन्होंने जनरल साहब को रातों रात अरबपति बनाया था, और उसका आज तक जनरल साहब ने कोई जवाब भी नहीं दिया। तो अगर जनरल साहब से आपने इतना कुछ पूछा है इमरान खान की बीवी, उनके जादू और इन पर जादू कर देने के बारे में, तो थोड़ा सा वो ऐनक वाला जिन या जादू वाला जिन पूछ लेते जो जनरल बाजवा के पास है, जिससे रातों रात वो, उनकी बेगम और उनके बच्चे अरबपति बन गए, डकार मार गए, किसी ने पूछा भी नहीं। उनको तो नैब भी नहीं बुला रहा, जिस तरीके से मुजम्मल, जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मल हुसैन साहब है, उन्हें कम से कम नैब बुला रहा है। वो बाजवा साहब के वैसे बड़े करीब थे, अगर उन्होंने ये करप्शन की है, अगर की है तो फिर जाहिर है उसमें भी बाजवा साहब का हिस्सा होगा, अगर की है उसके बगैर तो ये करप्शन नहीं हो सकती थी, क्योंकि उन्हीं की वॉच के नीचे वो भी काम कर रहे थे। अगली खबर खुशखबरी है, नया साल, इस्लामी साल शुरू हुआ है और नया माली साल भी शुरू हुआ है। मुहर्रम उल हराम शुरू हुआ है तो नया इस्लामी साल शुरू हुआ है 2-3 दिन पहले, और अभी आपको पता है कि नया माली साल शुरू हुआ है, 1 जुलाई है आज। उसकी पहले दिन की पहली खुशखबरी, 9 रुपए के करीब फी लीटर पेट्रोल को महंगा किया है, और तकरीबन 11 रुपए के करीब जो है वो फी लीटर जो है वो डीजल को महंगा किया है। पूरी दुनिया के अंदर डीजल और पेट्रोल की कीमतें जो है वो नीचे गई हैं और पाकिस्तान में ऊपर गई हैं, और जाहिर है क्योंकि हमें कल परसों ही फील्ड मार्शल साहब ने बताया था कि पाकिस्तान मजबूत हो रहा है और पुरअज़म हो रहा है। तो मजबूत और पुरअज़म पाकिस्तान का माली साल के पहले दिन आपके नाम तोहफा है। पेट्रोल तकरीबन 10 रुपये और डीजल तकरीबन जो है वो 11 रुपये जो है वो महंगा हुआ। पेट्रोल 9 रुपये, माजरत मैंने 10 रुपये कह दिया। अगली खबर की तरफ चलेंगे, और अगली खबर अब सवात से सामने आ रही है, जहां पर नाजायज़ तामीरात के खिलाफ एक्शन किया जा रहा है और इमारतों को गिराया जा रहा है। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये कह रहा है कि नून लीग के अमीर मुकाम जो है उनका सवात के अंदर एक काफ़ी बड़ा होटल है जो बिल्कुल दरिया के दरमियान में है, या दरिया के ऐसे किनारे पर है जहां पर शायद वो ऑपरेशन की जद में आएगा, लेकिन वहां पर आकर ऑपरेशन रुक गया है, घुटने टेक गया है या थक गया है। ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि इसमें सच्चाई हो, अगले 1-2 दिन के अंदर पता चल जाएगा। अभी तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से हमें कोई वाज़े इस पर ऐलान नज़र नहीं आया, जैसे ही आएगा आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आम लोगों के खिलाफ ये ऑपरेशन हो रहा है तो फिर अमीर मुकाम साहब के खिलाफ भी ये ऑपरेशन होना चाहिए, और ये टेस्ट भी होगा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का। लेकिन इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत ही फाइन चीज़ है जिसको देखने की ज़रूरत है, और वो ये है कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन कर दें, हर जगह पर तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कर दें। हुकूमत में रहते हुए ये मेरा तजर्बा है कि जब ऑपरेशन कहा जाता है तो अमीर मुकाम साहब जैसे बड़े बड़े मगरमच्छ बच जाते हैं, भले उन्होंने सैकड़ों कनाल अराजी के ऊपर उनकी चीज़ें हों, लेकिन जो छोटे बेचारे गरीब लोग होते हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन होता है। जब जब गरीब लोगों के खिलाफ ऑपरेशन होता है तो जाहिर है हुकूमत के खिलाफ एक बैड टेस्ट भी डेवलप होता है, बैड रिप्यूट भी डेवलप होती है। इमरान खान को लोगों ने तीसरी बार वहाँ वोट दिया है, अगर ये सब कुछ ब्यूरोक्रेसी के सुपुर्द छोड़ दिया जाए तो अलमनाक किस्म के नताइज वहाँ से आ सकते हैं। मेरी गुजारिश होगी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से कि इसको पॉलिटिकल वॉच ज़रूर दी जाए। चीफ सेक्रेटरी साहब यकीनी तौर पर चौधरी निज़ामुद्दीन साहब से डायरेक्शंस लेकर ऐसा काम कर सकते हैं जिससे तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाया जा सकता है, खामखा गरीब लोगों की जो छोटी मोटी रोजी रोटी हो उसको उखाड़ पछाड़ करके। इसलिए इसके ऊपर पॉलिटिकल वॉच बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने भी अगर तजावज़ात किए हैं तो उसको रुकना चाहिए, लेकिन वो फिर अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए और ऊपर से नीचे को शुरू होना चाहिए। गरीब का ठेला पहले नहीं गिरना चाहिए। अमीर मुकाम साहब ने अगर तजावज़ात की हैं तो पहले उनका होटल गिरना चाहिए, फिर गरीब का ठेला गिरना चाहिए। ये जो सीक्वेंस है वो ऊपर से नीचे होना चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं होगा, क्योंकि चढ़ाई नहीं चढ़ी जाएगी चीफ सेक्रेटरी साहब से। नीचे वालों को रौंद डालेंगे और जब ऊपर जाने का मौका आएगा तो फिर उनके टायर और ट्यूब में से हवा निकल जाएगी या उनका जो इंजन है वो फेल हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि उन्हें ऊपर से नीचे को शुरू करवाइए। आगे चलते हैं। अगली खबर आपको पता ही है चीनी का कितना बड़ा स्कैंडल हुआ है पाकिस्तान में। अब उस स्कैंडल की मजीद मालूमात सामने आ रही। एक टीवी प्रोग्राम में मोहम्मद मालिक साहब ने, जो नून लीग के उनके कैबिनेट मेंबर हैं गालिबन राना एहसान अफजल, उनसे पूछा कि चीनी का सबसे ज़्यादा स्टॉक शरीफ ख़ानदान के पास है। तो उन्होंने आगे से कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रा एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, वैसे ये है थोड़े से, लेकिन जो हैं पटवारी पढ़े लिखे वो भी मेरा ख्याल अनपढ़ ही हो जाते हैं। लेकिन ये ज़रा सुनिए मुकालमा हुआ क्या है। तो कह रहे सबसे ज्यादा स्टॉक्स और शरीफ फैमिली के लोगों के हैं। देखें जिसके भी हो दैट डजंट मैटर, देखें जिसके भी हो दैट डजंट मैटर। बात नहीं, सुन लिया आपने। वो कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट में है शहबाज शरीफ भले, और चीनी का स्टॉक ज्यादा था, उसके कम था, उसके बावजूद एक्सपोर्ट की गई, या अब ज्यादा है तो इंपोर्ट की जाए। इससे वो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई क्यों फर्क नहीं पड़ता? ये डायरेक्टली ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर इससे फर्क नहीं पड़ता तो किससे पढ़ना है? लेकिन क्योंकि इन्हें इम्यूनिटी दी हुई है फील्ड मार्शल साहब ने, तो उनको अब ना कोई फिक्र है, ना उन्होंने कहीं जवाबदेह होना है, ना उन्हें कोई परेशानी है।
अगली खबर कोट लखपत जेल से आपके सामने रखते हैं, जहां पर यास्मीन राशिद साहबा ने यह बताया है कि उन्हें रात सोने के लिए ऑक्सीजन दरकार होती है और उन्हें पिछली रात ऑक्सीजन नहीं दी गई, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल से रात गुजरी। 11 घंटे बिजली बंद रही। यह सब कुछ पिछले 4 दिनों से उनके साथ किया जा रहा है। ये डॉक्टर यास्मीन राशिद का कोट लखपत जेल से बयान है। ट्रायल हो रहा था जिसके अंदर वो मिली जर्नलिस्टों से, वहां पर उन्होंने लोगों को ये सब कुछ बताया। अगली खबर, वुकला ने ऐलान किया आल पाकिस्तान वुकला एक्शन कमेटी का 26वीं तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक का ऐलान। चले खुदा खुदा करके वुकला ने भी किसी तहरीक का ऐलान किया है। सीनियर कानूनदान मुनीर मलिक, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, बहुत ही सीनियर वकील हैं, उनकी सरबराही में आल पाकिस्तान एक्शन कमेटी का अलामिया है। तमाम बार एसोसिएशंस और कौंसल्स जो हैं वो हफ्ते में 2 बार एहतजाज करेंगे। अभी तक आप हैरान होते होंगे कि पाकिस्तान में पहले तो वुकला एहतजाज बहुत होते थे, अब नहीं हो रहे। इसलिए नहीं हो रहे कि वुकला एहतजाज जो माजी के थे उनमें कहीं ना कहीं चौधरी निज़ामुद्दीन साहब का कोई ना कोई हिस्सा उन एहतजाजों के साथ होता था या पीछे होता था या उसे टैसिट अप्रूवल देता था या सपोर्ट देता था और टैक्टिकल तरीके से उन्हें ज़्यादा हाईलाइट भी करवाता था। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि पानी के मुखालिफ तैरना पड़ रहा है पूरी की पूरी सोसाइटी को, जिसमें एक ही शख्स अभी तक कामयाब हुआ है जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है। वो अभी तक पानी के मुखालिफ सिम्मत पूरे अज़म और मेहनत के साथ तैर पा रहे हैं। बाकी जितने भी हमारे सोसाइटी के पिलर से हम सब लोगों समेत वो उस इस्तकामत के साथ उस पानी की मुखालिफ सिम्मत उस तरीके से तैर नहीं सके। हाँ, अभी आने वाले दिनों में देखते हैं क्या हो रहा है। ये मुमकिन है, ये ऐन मुमकिन है, मुझे पता नहीं, मैं इसके ऊपर कोई कंक्लूजन नहीं देता, लेकिन ये मुमकिन है कि एक तरफ फजल रहमान साहब ने बयान दे डाला है कि मैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई करूंगा, ना पिछली गवर्नमेंट चलने दी थी ना ये चलने दूंगा। अभी वुकला ने भी एक बयान दिया है, आने वाले दिनों में हो सकता है तहरीक लब्बैक भी दे दे और फिर जमात इस्लामी भी कोई बयान दे दे। अगर आपको ये सब बयानात इकट्ठे आते हुए नजर आए तो फिर समझ जाइएगा कि फील्ड मार्शल साहब ने हेड ऑफ स्टेट बनना है और उसका वक्त हुआ चाहता है। और देखते हैं ये मामला क्या है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम को हुए तो बहुत अरसा हो गया और 26वीं आईनी तरमीम के बाद मखसूस नशस्तें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन ली गई, अदालतों का मुकम्मल कत्ल हो गया। अब तो पीटीआई मुखालिफ जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं वो भी खुल के कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर कानून और इंसाफ की धज्जियां उड़ाई गई हैं। इसके बाद के ये सारे एहतजाज जो हैं ये कहीं गौर आपने करनी है। मैं बिल्कुल एक्यूज़ नहीं कर रहा किसी को, लेकिन आने वाले वक्त में सब कुछ सामने आ जाएगा, जो भी हकीकत होगी कि ये कहीं फील्ड मार्शल साहब के हेड ऑफ स्टेट बनने के तमाम शाखसाने तो नहीं है। अच्छा जी, हुकूमत ने हमारी ने एक जश्न मनाया था, जश्न थोड़ा भारी पड़ गया, फिर जश्न वापस ले लिया गया। जश्न ये मनाया था कि पाकिस्तान की आलमी पासपोर्ट रैंकिंग में रैंकिंग बेहतर हो गई। कहा गया कि पाकिस्तान की रैंकिंग पहले पूरी दुनिया में 113वें नंबर पर थी और अब 100वें नंबर पर आ गई। तो पाकिस्तान का पासपोर्ट तगड़ा हो गया है, जिस वजह से जश्न मनाया गया कि देखिए पूरी दुनिया पाकिस्तान को एक ताकतवर मुल्क के तौर पर जानना शुरू हो गई है और पाकिस्तान के इमेज में, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ में कितनी ज़्यादा बेहतरी आई है। इस चीज़ को हुकूमती सतह के ऊपर सेलिब्रेट किया गया। हुकूमत ने बाकायदा अपने ऑफिशियल हैंडल से और ऑफिशियल तरीके से इसके ऊपर प्रेस रिलीजेज और ट्वीट्स जारी किए, ये रैंकिंग जारी की, लेकिन फिर लेने के देने पड़ गए, क्योंकि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से ये कोशिश नहीं करते। इन्होंने उस रैंकिंग को गौर से नहीं पढ़ा था। जब उस रैंकिंग को गौर से पढ़ा तो पता ये चला कि उस रैंकिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनकी जो दर्जाबंदी थी उसको उन्होंने इकट्ठा कर दिया। मतलब अगर पहले कोई 88 नंबर पे था, 87 नंबर पे था, 86 नंबर पे था, तो उन 3 को मर्ज करके उन्होंने एक जगह पे बना दिया। मीन उन्होंने अपनी लिस्ट को शॉर्ट किया, मुल्क वही रहे और जाहिर है दर्जाबंदी थोड़ी कम कर दी। पहले जो नंबर 115 तक जाता था वो उन्होंने 105 या 103 तक कर दिया। और पाकिस्तान पहले भी नीचे से तीसरे चौथे नंबर पर था, अब भी नीचे से तीसरे चौथे नंबर पर ही है। तो पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो अब भी जो दुनिया के 5 कमज़ोर तरीन पासपोर्ट हैं उन्हीं के अंदर पहले भी था और अब भी है। सिर्फ वो रैंकिंग की मेथोडोलॉजी चेंज हुई। मैंने जैसे कहा, एक तो पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते। जब इन्होंने शेयर की, लोगों ने वो देखा तो लेने के देने पड़ गए और उसके बाद लोगों ने फिर एहसास दिलाया कि इराक, शाम और अफगानिस्तान से सिर्फ आप बेहतर हैं, बाकी हालात आपके वैसे ही, आप सोमालिया के बराबर ही थे पहले भी, अब भी वही हैं। तो फौरी तौर पर वो ट्वीट भी डिलीट कर दिया और वो प्रेस रिलीज भी वापस ले ली। आपको याद ही होगा कि हमें फील्ड मार्शल साहब ने अभी 2 दिन पहले ही बताया था कि पाकिस्तान पुरअज़म है और मजबूती की तरफ सफ़र कर रहा है। ये वही सफ़र है जो पुरअज़म और मजबूती की तरफ हो रहा है। आखिर पर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो, मेरा ख्याल है कि अब मुखालफिन को सख्त जवाब देने का उन्होंने फैसला कर लिया है। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि नो मोर बुलशिट, और मैं खुलकर जवाब दूंगा और सीधा जवाब दूंगा और निशाना सीधा रखूंगा। तो उन्होंने क्या कहा वो ज़रा सुनिए। बार बार ये सवाल, फिलाना ये कह रहा है, फिलाना ये कहो, बाहर में जाए फिलाने। यार मैं फिलानों का वो बैठा हूं यहाँ पर, जवाब दूं मैं, एक बंदे का जवाब दूं, इमरान खान का। मैं एक बंदा, मुझे कोई भी हुक्म देगा मैं उसको अमल करने के लिए पाबंद हूं, उसका मेरा वो लीडर है। बाकी फिलाना वो कहे थे, फिलाना वो कहे थे, कोई कौन सी कमेटी वाला एक ये कह रहा है तो कौन सी कमेटी वाला कह रहा है, फिलाना कह रहा है। आई गिव अ डैम, ये सुनना चाह रहे थे, आई गिव अ डैम, दैट्स इट। माय लीडर इमरान खान, मैं उसका पाबंद हूं, उसके हर हुक्म का पाबंद हूं, था भी और हूं भी, दैट्स इट।
थैंक यू बस यार, सुन लिया आपने। इस पर मैं कोई तजिया नहीं कर सकता, ना करना चाहूंगा, आप पे छोड़ता हूं। जरूर अपने कमेंट्स में बताइएगा कि उनके इस बयान के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ताकि हमें भी रहनुमाई मिले और आपसे कुछ रहनुमाई लेकर मैं भी उनके उस बयान को उसी तरीके से इंटरप्रेट करूं जिस तरीके से आप उसको इंटरप्रेट करते हैं। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।